नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके राजेश चौधरी पर। और 10th क्लास का चैप्टर लेंगे आज हम, उपभोक्ता विधिक जागरूकता एवं सूचना का अधिकार। इससे पहले हमने लिया था डेमोक्रेसी लोकतंत्र। और ये जो उपभोक्ता विधिक जागरूकता सूचना का अधिकार है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा। और कितने नंबर का पूछा जाएगा? 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे उपभोक्ता के बारे में। तो उपभोक्ता की सबसे पहले अपन देखेंगे परिभाषा कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। फिर उसके प्रश्न देखेंगे, उपभोक्ता अधिनियम कब लाया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, माल बिक्री अधिनियम कब लाया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। परिभाषा की अगर मैं बात करता हूं तो जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है, क्या कहलाता है? उपभोक्ता। जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है, यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है और उसका उपयोग करता है, यानी वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा सरल भाषा के अंदर। उसके बाद में अपन देखेंगे उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार, सबसे पहले माल विक्रय अधिनियम। माल विक्रय अधिनियम, माल विक्रय जो अधिनियम है ये लाया गया था सन 1930 के अंदर, माल विक्रय अधिनियम। फिर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है ये लागू हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 24 दिसंबर 1986 को। और इसी कारण प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, 24 दिसंबर 1986 को। इसी कारण प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो ये जो उपभोक्ता है इसी को कहा जाता है कोबरा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को बोला जाता है कोबरा संरक्षण अधिनियम। तो आपसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम न कह के आपको यह भी पूछा जाता है कोबरा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो कोबरा संरक्षण अधिनियम जो है वो 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था। आगे बात करता हूं कि अगर आप एक उपभोक्ता हो और आपके साथ में क्या होता है? शोषण होता है। मैं आगे आपसे क्वेश्चन में बात करूंगा कि उपभोक्ता के साथ में शोषण किस प्रकार से होता है, उपभोक्ता शोषण होने पे क्या क्या कर सकता है। तो आप अगर एक उपभोक्ता हो, आपके साथ में शोषण होता है, तो आप अपनी शिकायत कहां पे दर्ज करवा सकते हो? अगर आप उपभोक्ता हो तो और आपके साथ में शोषण होता है तो आप 3 स्तर पर, 3 जगहों पे आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। कहां कहां पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो? तो एक तो होता है राष्ट्रीय स्तर पर, और दूसरी आप जो करवा सकते हो वो करवा सकते हो आप राज्य स्तर पर, और तीसरी आप जो शिकायत दर्ज करवा सकते हो जिला स्तर पर। ये तीन जगह आप एक उपभोक्ता हो। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 के तहत आपके साथ में अगर शोषण होता है तो आप 3 जगहों पे आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। अब कितनी राशि की शिकायत कहां पे दर्ज करा सकते हो? तो अगर आपकी उपभोक्ता की शोषण जो राशि है वो 1 लाख तक है, कितनी? 1 लाख तक। अगर शोषण की राशि 1 लाख तक है तो आप अपनी शिकायत दर्ज करोगे जिला स्तर पर। अगर आपकी शोषण की राशि 1 लाख से 5 लाख तक, कहां तक है? 1 लाख से 5 लाख तक की है तो आप अपनी शिकायत दर्ज कहां पे करोगे? राज्य स्तर पर। और अगर आपकी शिकायत 5 लाख से अधिक की है, 5 लाख से अधिक, अगर आपकी शिकायत जो राशि है वो 5 लाख से अधिक की है तो आप इसकी शिकायत जो कहां पे करवाओगे? राष्ट्रीय स्तर पे करवाओगे। तो ये सबसे पहले अपन को ये देखना है कि जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है, उपभोक्ता कहलाता है। उसके बाद उपभोक्ता के अधिकार माल बिक्री अधिनियम 1930 में लाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसी को कोबरा अधिनियम कहा जाता है, ये लागू हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। इसी कारण से प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी को क्या कहते हैं? कोबरा अधिनियम कहते हैं।
और अगर आपके साथ में शोषण होता है तो आप 3 स्तर पे यानी 1 लाख तक की राशि की शिकायत जो है आप जिला स्तर पे, 1 लाख से 5 लाख तक की जो शिकायत है वो आप राज्य स्तर पे, और 5 लाख से अधिक की राशि की आपकी अगर कोई शिकायत है तो आप इसकी शिकायत कहां पे करोगे? राष्ट्रीय स्तर पे। अब अपना आगे वाला जो प्रश्न बनेगा वो उपभोक्ता के साथ में शोषण किस प्रकार से होता है, यानी कि उपभोक्ता शोषण। उपभोक्ता शोषण के कारण, उपभोक्ता शोषण के कारण सबसे पहले प्रश्न समझना आपको, यहां से अपन 2 प्रश्न बनाएंगे। पहला प्रश्न उपभोक्ता शोषण। उपभोक्ता आप हमने देख लिया, जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसके प्राप्त करता है उसका उपभोग करता है, क्या कहलाता है? उपभोक्ता। यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है और उसका उपयोग करता है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। तो उपभोक्ताओं के साथ में शोषण किस कारण से होता है? ऐसे कौन कौन से कारण है जिनके कारण से उपभोक्ताओं के साथ में शोषण होता है? तो पहला प्रश्न हो गया कि अब शोषण तो सीधी सी बात है, अगर आप कोई वस्तु खरीदोगे, आपको अगर कोई वस्तु मिलावट की दे दी, आपके साथ में क्या हो गया? शोषण। या आपने कोई लिखित व अलिखित जानकारी पूर्ण नहीं होती है, आपके साथ में क्या हो गया? शोषण। कोई व्यक्ति अशिक्षित होता है तो उसको वो कोई वस्तु खरीदेगा तो वो मतलब उसको घटिया किस्म की वस्तु दे दी, गुणवत्ता में कमी वाली वस्तु दे दी, तो उसके साथ में क्या हो गया? शोषण। ये तो हो गया शोषण। दूसरा अपन प्रश्न यहां से बनाएंगे, उपभोक्ता शोषण को कैसे बचाया जा सकता है, यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन कारण से उपभोक्ता शोषण से हम बच सकते हैं। जो हम उपभोक्ता शोषण के कार्य करेंगे उसका उल्टा कर देंगे, यानी उसमें हो जाएगा उपभोक्ता शोषण से बचा जा सकता है। तो यहीं से अपने 2 प्रश्न बनेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सबसे पहले देंगे उपभोक्ता शोषण के कारण। तो उपभोक्ता शोषण के अगर कारणों की मैं बात करता हूं तो वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा व वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा व तौल पर ध्यान दिए बिना खरीदना, मिलावट की वस्तु आना, अशिक्षित उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों पर शीघ्र निर्णय नहीं होना, उपभोक्ताओं द्वारा संगठित नहीं होना, वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा व तौल पर ध्यान दिए बिना खरीदना। और उसके अलावा अपन देखें तो वस्तुओं की पैकिंग पर विश्वास कर लेना। प्रश्न को समझना है कि आप एक उपभोक्ता हो और आपके एक उपभोक्ता के साथ में किस प्रकार से शोषण होता है। वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा व तौल पर ध्यान दिए बिना ही हम वस्तु को क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं। हम वस्तु पे ध्यान नहीं देते हैं, वस्तु को खरीद के लेके आ जाते हैं। अब उसकी मात्रा में कमी आ सकती है, गुणवत्ता में वो लो क्वालिटी की आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो हमारे साथ में उपभोक्ता के साथ में क्या हो जाता है? शोषण हो जाता है। मिलावट की वस्तु आना, अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं और वो मिलावट की घटिया, अच्छी वस्तु के साथ में घटिया किस्म की वस्तु भी मिला दी जाती है, यानी मिलावट की वस्तु दे दी जाती है हमें, तो हमारे साथ में क्या हो जाता है? शोषण। एक उपभोक्ता के साथ में क्या हो जाता है? शोषण हो जाता है। अशिक्षित, अगर बिना पढ़ा व्यक्ति है तो उसके साथ में भी क्या हो जाता है? शोषण होता है। उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों पर शीघ्र, उपभोक्ता अगर शिकायत करता है, उनके उपभोक्ता के साथ में शोषण होता है और उपभोक्ता अपनी शिकायत करता है तो उन शिकायतों पर शीघ्र निर्णय नहीं हो पाता। इस कारण से उपभोक्ता है वो निराशा को प्राप्त करता है और इस कारण से भी उपभोक्ता को क्या होता है? शोषण होता है। फिर आता है उपभोक्ताओं द्वारा संगठित नहीं होना। जिन जिनके साथ में शोषण हो रहा है वो संगठित होकर कार्य नहीं कर रहे, उनको संगठित होकर कार्य नहीं करने के कारण से भी एक प्रकार से क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। और वस्तुओं की पैकिंग पर, यानी जो पैक की हुई वस्तु आती है उनको हम पैकिंग पर हम विश्वास कर लेते हैं, उन वस्तु को हम खरीद लेते हैं, इन कारण से भी हमारे साथ में क्या हो जाता है? शोषण हो जाता है। अब यहां से देखो सेकंड पर्सन क्या बनेगा, यहां से सेकंड पर्सन आपको समझना है। सेकंड पर्सन क्या बनेगा? उपभोक्ता शोषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। देखो ये सेकंड पर्सन बन रहा है, एक ही पर्सन से अपने को सेकंड पर्सन बन रहा है, ध्यान रखना। ये भी 4 नंबर का प्रश्न होगा।
तो इसी का उल्टा हो जाएगा, वस्तु या सेवा गुणवत्ता की मात्रा तौल पर ध्यान देकर वस्तु को क्या करना, खरीदना। मिलावट की वस्तु नहीं लेके आना, ध्यान से वस्तु को खरीदना, ठीक है। और उसके अलावा जो है अपन बात करते हैं कि जो उपभोक्ता है उनकी जो शिकायतें उन पर शीघ्र अगर निर्णय होगा तो उपभोक्ता शोषण से क्या हो सकता है, उपभोक्ता शोषण से क्या हो सकता है, उपभोक्ता शोषण को क्या कर सकते हैं, रोका जा सकता है। और वस्तु की पैकिंग पर बिना विश्वसनीय कंपनी वाली वस्तु को ही खरीदना। जो अपन वस्तु खरीद रहे हैं वो वस्तु उस पे कंपनी का मार्को लगा हुआ होना चाहिए, मार्को लगी वस्तु खरीदनी चाहिए। अपन को वस्तु को खरीदे तो उस वस्तु को अपन को देखकर ही वस्तु को क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए। और वस्तु की पूर्णतः हमें क्या प्राप्त करनी चाहिए, कोई भी वस्तु खरीदे उसकी पूर्णतः जानकारी लेकर ही हमें वस्तु को क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए। अगर इस प्रकार का हम कार्य करेंगे तो हम जो एक उपभोक्ता है वो शोषण से क्या हो सकता है, बच सकता है। तो ये अपने उपभोक्ता से संबंधित दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अपन आगे देखेंगे विधि के जागरूकता। विधिक जागरूकता से पहले उपभोक्ता के अपन एक प्रश्न उपभोक्ता का और देख लेते हैं। विधिक जागरूकता से पहले जो भी एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, उपभोक्ता शोषण के प्रकार। उपभोक्ता शोषण के प्रकार, उपभोक्ता शोषण के प्रकार। उपभोक्ता शोषण के दो प्रकार होते हैं, जिसमें से अपन पहले प्रकार की मैं बात करता हूं तो माल या सेवा से संबंधित शोषण। पहला कौन सा है, माल या सेवा से संबंधित शोषण, जिसमें आता है तौल मात्रा या माप में कमी आना। तौल मात्रा या माप में क्या आना, तौल मात्रा या माप में क्या आना, कमी आना। फिर है दर्शाई गई किस्म की वस्तु नहीं होना। दर्शाई गई किस्म की क्या नहीं होना, दर्शाई गई किस्म की वस्तु नहीं होना। अशुद्धता या मिलावट आना। अशुद्धता या क्या आना, अशुद्धता या मिलावट आना। गुणवत्ता में कमी आना, गुणवत्ता में कमी आना। गुणवत्ता में क्या आना, गुणवत्ता में कमी आना। और वस्तु का असुरक्षित होना, वस्तु का असुरक्षित होना। वस्तु का क्या होना, तो वस्तु का असुरक्षित होना। और लास्ट है घटिया किस्म की कह सकते हैं अपन, या फिर मैं कह सकता हूं कि कृत्रिम वस्तु का आना। उपभोक्ता शोषण के अगर हमारे को प्रकार पूछे जाते हैं तो उपभोक्ता शोषण के कितने प्रकार होते हैं, उपभोक्ता शोषण के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है माल या सेवा से संबंधित शोषण। अगर तौल में, मात्रा में या माप में अगर कमी आती है, पर वस्तु खरीदते उसमें तौल, मात्रा और माप में कमी आती है तो हमारे साथ में कौन सा शोषण होता है, माल या सेवा से संबंधित शोषण होता है। अगर जो किस्म, जो जैसे टीवी पर जैसी वस्तु दिखाई जाती है उस प्रकार की वस्तु हमें नहीं मिल पाती है, यानी दर्शाई गई किस्म की वस्तु नहीं मिल पाती है, इस कारण से जो शोषण होता है वो माल या सेवा से संबंधित शोषण कहलाता है। फिर अशुद्धता, या वस्तुओं के अंदर क्या आती है, अशुद्ध आती है वस्तु, मिलावट आती है, तो हमारे साथ में कौन सा शोषण होता है, माल या सेवा से संबंधित शोषण होता है। और गुणवत्ता में अगर क्या आती है, कमी आती है, लो क्वालिटी की अगर वस्तु हमें दी जाती है तो हमारे साथ में माल या सेवा से संबंधित शोषण होता है। और वस्तु क्या होती है, असुरक्षित होती है, कई दिनों की रखी हुई वस्तु होती है, कई दिनों की पड़ी हुई वस्तु अगर हमें दी जाती है तो हमारे साथ में माल या सेवा से संबंधित शोषण होता है। और लास्ट आता है जो वस्तुएं होती है वो किस प्रकार की दी जाती है, कृत्रिम वस्तु अगर हमारे को दी जाती है तो हमारे साथ में माल या सेवा से संबंधित शोषण होता है। इसी का सेकंड उपभोक्ता शोषण के दो प्रकार थे, जिसमें पहला हमने पढ़ दिया माल या सेवा से संबंधित। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं सेवा से संबंधित, दूसरा शोषण कौन सा है, सेवा से संबंधित। नंबर 2, सेवा से संबंधित शोषण। सेवा दोषपूर्ण होना। सेवा क्या होना, सेवा दोषपूर्ण होना। सेवा असुरक्षित होना। सेवा क्या होना, सेवा दोषपूर्ण होना, और सेवा क्या होना, असुरक्षित होना। लाभ के स्थान पर हानि। लाभ के स्थान पर क्या पहुंचाना, तो लाभ के स्थान पर जो है वो हानि पहुंचाना, ठीक है। और
शारीरिक व मानसिक क्षति पहुंचना। सेवा से संबंधित की बात करता हूं मैं, तो सेवा दोषपूर्ण होना, जो सेवा हमें प्रदान की जाती है वो अगर दोषपूर्ण होती है तो सेवा से संबंधित हमारे साथ में शोषण होता है। सेवा असुरक्षित होती है तो हमारे को सेवा से संबंधित शोषण होता है। और जो वस्तु हम लाभ प्राप्त करने के लिए खरीदते हैं लेकिन उससे हमें क्या पहुंचती है, हानि पहुंचती है, तो वो सेवा से संबंधित हमारे साथ में शोषण होता है। और जो वस्तु हम खरीदते हैं उस वस्तु से अगर हमारे शरीर को और हमारे मन को यानी शारीरिक और मानसिक अगर नुकसान क्षति पहुंचती है तो वो शोषण कौन सा होता है, वो शोषण सेवा से संबंधित शोषण होता है। अब हमारा आएगा विधिक जागरूकता। अब अपन लेंगे क्या, विधिक जागरूकता। विधिक जागरूकता, विधिक जागरूकता। विधिक अगर जागरूकता की मैं बात करता हूं तो इसी को हम कहते हैं विधिक प्राधिकरण। विधिक प्राधिकरण, विधिक प्राधिकरण। इसके तहत असहाय लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए कानून का निर्माण किया जाता है। असहाय लोगों के लिए किसका निर्माण किया जाता है, कानून का निर्माण किया जाता है। अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं तो विधिक जागरूकता की शुरुआत, विधिक जागरूकता की शुरुआत कहां से होती है, तो विधिक जागरूकता की शुरुआत होती है फ्रांस से। अगर मैं बात करता हूं भारत की, कि भारत में विधिक जागरूकता की शुरुआत कब होती है, तो भारत में विधिक जागरूकता की शुरुआत होती है 5 नवंबर 1995 को। कब होती है विधिक जागरूकता की शुरुआत, 5 नवंबर 1995 को होती है। यानी कि प्रति वर्ष 5 नवंबर को, प्रति वर्ष 5 नवंबर को, 5 नवंबर को विधिक जागरूकता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 5 नवंबर को विधिक जागरूकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत में विधिक जागरूकता की जो शुरुआत है वो 5 नवंबर 1995 को हुई थी। अगर मैं आगे बात करता हूं विधिक जागरूकता की, तो विधिक जागरूकता के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक, यानी जिसमें ऐसा लोग, अशिक्षित लोग भी शामिल होते हैं, जनता तक पहुंचाई जाती है। अब ये जो जनता तक पहुंचाने का काम विधिक जागरूकता के तहत जो भी जन कल्याणकारी योजनाओं का अर्थ होता है कि जो जनता के कल्याण के लिए हो, ऐसी योजनाएं, जो सरकार की ऐसी योजनाएं जो जनता के फायदे के लिए हो, जन कल्याणकारी योजनाएं होती है। तो विधिक जागरूकता के तहत ऐसा लोगों के लिए कानून बनाया जाता है और ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जिनको जनता तक पहुंचाई जाती है, जो जनता के फायदे के लिए हो। अब जनता तक किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है, तो जनता तक पहुंचाने का काम टीवी के माध्यम से किया जाता है, अखबारों के माध्यम से किया जाता है, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से किया जाता है और इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। जन कल्याणकारी योजनाएं विधिक जागरूकता के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से। अगर मैं बात करता हूं टीवी की, तो टीवी के माध्यम से अगर मैं बात करता हूं पहुंचाने की, तो एक साप्ताहिक कार्यक्रम आता है, साप्ताहिक कार्यक्रम, यानी सप्ताह के अंदर 2 दिन वो कार्यक्रम आता है। कब कब आता है साप्ताहिक कार्यक्रम, दूरदर्शन पे आता है, दूरदर्शन पे 2 दिन आता है, कानून की बात के नाम से, कानून की बात के नाम से 2 दिन आता है। ठीक है, कब कब आता है मैं बात करता हूं, तो एक तो आता है शनिवार को और एक आता है अपना कब आता है, रविवार को आता है। शनिवार की बात करता हूं, दोनों ही शाम को आते हैं कार्यक्रम दूरदर्शन पे। तो इसकी मैं बात करता हूं, इसकी शनिवार की, तो इसको आता है 7 बजे से लेकर कब तक आता है, 7:30 तक आता है। और रविवार की अगर मैं बात करता हूं तो 5:45 से लेकर ये कब तक आता है, 6 बजे तक आता है। यानी शनिवार को आता है 7 से लेकर 7:30 बजे तक और रविवार को आता है 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आता है। अब अगर इसके जो विधिक जागरूकता के स्तर की मैं बात करता हूं, तो विधिक जागरूकता का जो स्तर है वो विधिक जागरूकता के कितने स्तर हैं, विधिक जागरूकता के 4 स्तर हैं। अगर मैं बात करता हूं तो पहला स्तर है राष्ट्रीय विधिक जागरूकता, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय
विधिक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। और दूसरा अपना है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तीसरा अपना है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। और चौथा अपना है तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण। ये अपना विधिक जागरूकता बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे पहले इसको विधिक प्राधिकरण कह सकते हैं। असहाय लोगों के लिए विधिक जागरूकता के तहत कानून का निर्माण किया जाता है। विधिक जागरूकता की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? फ्रांस से होती है। भारत में विधिक जागरूकता की जो शुरुआत है वो 5 नवंबर 1995 को होती है। यानी प्रतिवर्ष 5 नवंबर को विधिक जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विधिक जागरूकता के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाता है ताकि जनता है इसका फायदा उठा सके। और इसी के तहत जनता तक पहुंचाया जाता है। और जनता तक पहुंचाने का काम वो टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता है। और एक साप्ताहिक कार्यक्रम आता है, यानी सप्ताह के अंदर 2 दिन कार्यक्रम आता है कानून की बात के नाम से। किसके नाम से? कानून की बात के नाम से। किस पे आता है? दूरदर्शन पे आता है। शनिवार और रविवार को साढ़े 7 से 7:30 तक आता है और रविवार को 5:45 से 6 बजे तक आता है। अगर मैं स्तर की बात करता हूं तो विधिक जागरूकता के 4 स्तर हैं। पहला राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, दूसरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तीसरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और चौथा तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण। यह था हमारा विधिक जागरूकता को लेकर। अब अंतिम बचा हमारा सूचना का अधिकार। फिर अपन अलग से 2-3 बातें और देखेंगे। तो अब देखेंगे सूचना का अधिकार। उम्मीद करता हूं शायद आपके समझ में भी आ रहा होगा। आपके समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। कोई समस्या हो तो वो भी बताएं। अब अपन लेंगे सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार यह भी बहुत मस्त है। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है सूचना के अधिकार से संबंधित। अगर मैं बात करता हूं सूचना का अधिकार, संसद द्वारा पारित 15 जून 2005 को, यानी कि सूचना के अधिकार को संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो सूचना के अधिकार को जो है वो संसद द्वारा कब पारित किया? 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया। सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा पारित और सूचना का अधिकार देश में लागू कब हुआ था? 13 अक्टूबर 2005 को। याद रखना, सूचना का अधिकार अधिनियम देश में लागू हुआ था 13 अक्टूबर 2005 को। संसद द्वारा पारित किया गया था 15 जून 2005 को। अगर सूचना के अधिकार की अगर मैं आगे बात करता हूं तो सूचना का अधिकार अधिनियम है क्या? सूचना का अधिकार अधिनियम है क्या? तो सूचना के अधिकार के तहत व्यक्ति, सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सरकार के किसी भी कार्यालय में जाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। सूचना के अधिकार के कारण है वो भ्रष्टाचार में क्या आई है? कमी आई है। भ्रष्टाचार में क्या आई है? सूचना के अधिकार के कारण से भ्रष्टाचार में क्या आई है? भ्रष्टाचार के अंदर कमी आई। सूचना का अधिकार अधिनियम है क्या? यानी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्ति सरकार के किसी भी कार्यालय में जा सकता है, वहां से काम की फोटोकॉपी ले सकता है, उसको सीडी में प्राप्त कर सकता है। यानी उसको अधिकार है, वो सरकार को पूछ सकता है कि आपने कितने क्या काम किए हैं, आप कौन से काम कर रहे हो, आपने कितना बजट कहां पे प्रस्तावित करवाया है, क्या किया है। ठीक है, इसके कारण से किसमें कमी आई है? भ्रष्टाचार में कमी आई है और मजदूरों को इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इससे यहां से 2% सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है तो इस प्रकार से लिखना है। अगर ये पूछा सूचना के अधिकार अधिनियम से क्या फायदा हुआ तो इससे भ्रष्टाचार में कमी आई है, मजदूरों को फायदा हुआ है, पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। किसको बढ़ावा मिला है? पारदर्शिता को क्या मिला है? बढ़ावा मिला है। क्या मिला है? पारदर्शिता को क्या मिला है? पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिला है। अब इसके अलावा आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से, मैं यहां लिखता हूं, यह प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी सूचनाएं, ऐसी सूचनाएं जो आपको नहीं दी जाती। देखो यह प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि आपको हालांकि सूचना का अधिकार अधिनियम मिला हुआ है,
अब जरूरी नहीं है कि आपको प्रत्येक सूचना मिलेगी, कुछ ऐसी सूचनाएं भी होती है जो आपको नहीं दी जाती है। तो ये भी आपको प्रश्न पूछा सकता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको नहीं दी जाती है। तो मैं बात करता हूं, एक तो आपको बीएसएफ से संबंधित, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से संबंधित सूचना आपको नहीं दी जाती है, और एक वैदेशिक मामलों की या वैदेशिक सूचनाएं, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सूचनाएं और वैदेशिक सूचनाएं हैं वो आपको नहीं दी जाती है। इसके अलावा आप जो है काफी सूचनाएं प्राप्त सरकार से कर सकते हो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत। अगर मैं इसके अलावा अलग बात करता हूं तो यहां से अपने पास में 2 प्रश्न और आते हैं। 2 प्रश्नों की बात करता हूं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार मिला है, पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न, सूचना किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, और एक तीसरा प्रश्न है कि सूचना का प्रावधान किस स्तर पर किस प्रकार से किया गया है। वो आपको खुद को देखना होगा क्योंकि वो रखने वाला क्वेश्चन है। तो इसके अलावा अपन आगे देखते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। तो सीधी सी बात है, नागरिक सरकार के, अब वो सरकार चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे वो कौन सी सरकार हो, राज्य सरकार हो, वहां से क्या प्राप्त कर सकता है, सूचना प्राप्त कर सकता है। उसके अलावा व्यक्ति जो है वो सूचना प्राप्त करने के लिए उसकी सूचना की जो कॉपी है, प्रति है, उसकी फोटो कॉपी करवा सकता है। क्या करवा सकता है, उसकी फोटो कॉपी करवा सकता है। उसके अलावा मैं बात करता हूं तो सूचना को किसमें ले सकता है, तो सूचना को जो है वो किसमें ले सकता है, सूचना को सीडी में ले सकता है। किसी भी काम को देख सकता है कि आपने कितना क्या काम करवाया है, इस प्रकार की उसको क्या मिले हुए है, अधिकार मिले हुए है। आपको देखना है, आपको जोड़ के करना है क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है, पॉइंट्स में आपको मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट जो प्रश्न की बात मैं करता हूं, नेक्स्ट प्रश्न ये दिया गया है कि सूचना किस प्रकार प्राप्त की जाती है। सूचना किस प्रकार, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किस प्रकार सूचना प्राप्त की जाती है। पहला प्रश्न था सूचना कौन से अधिकार, अब किस प्रकार प्राप्त की जाती है। तो निर्धारित, सबसे पहले जो निर्धारित प्रपत्र है, निर्धारित प्रपत्र है, यानी कि जो आवेदन है उस आवेदन के साथ में आपको कितने रुपए देने होंगे, 10 रुपए देने होंगे। अगर आप 10 रुपए नहीं देते हो तो साथ में क्या लगाओ, पोस्टल ऑर्डर। साथ में क्या लगाओ, पोस्टल ऑर्डर। साथ में क्या लगाओ, पोस्टल ऑर्डर लगाओ। ठीक है, या तो आवेदन जो निर्धारित आवेदन उसके अंदर 10 रुपए पोस्टल ऑर्डर लगाओ। अगर आप सूचना का अधिकार देने में अगर सूचना आप प्राप्त करना चाहते तो आवेदन 10 रुपए या पोस्टल ऑर्डर लगाओ। उसके अलावा अगर आप बड़े आकार की सूचना है, बड़े आकार की अगर सूचना है तो उस सूचना को आपको अलग से क्या देने होंगे, आपको अलग से क्या देने होंगे, आपको अलग से देने होंगे पैसे। अगर आप सूचना की क्या लेना चाहते हो, अगर आप सूचना की फोटोकॉपी लेना चाहते हो, अगर आप सूचना की फोटोकॉपी लेना चाहते हो तो प्रति पृष्ठ के आपको कितने रुपए देने होंगे, तो आपको सूचना के प्रति पृष्ठ के जो है वो 2 रुपए देने होंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं आगे बात करता हूं, अगर आप सूचना को किस में लेना चाहते हो, सीडी में लेना चाहते हो तो आपके कितने रुपए लगेंगे, सीडी में लेना चाहते हो तो आपके 50 रुपए लगेंगे। अगर आगे मैं बात करता हूं, अगर आपके जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित कोई सूचना है, जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित अगर सूचना है तो आप इसको कितने घंटे में, 48 घंटे में इस सूचना प्राप्त कर सकते हो। कितने घंटे में प्राप्त कर सकते हो, तो 48 घंटे में प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से यानी निर्धारित प्रपत्र पर आप जो सूचना लेना चाहते हो उसके बारे में लिखोगे, 10 रुपए साथ में पोस्टल ऑर्डर या 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे। प्रति कॉपी के आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, प्रति कॉपी के आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे। बड़े आकार की सूचना है तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सीडी में लेना चाहते हो तो आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। जीवन और स्वतंत्रता संबंधित आपकी सूचना है तो आप उसको कितने घंटे के अंदर, तो उसको आप 48 घंटे में प्राप्त कर सकते हो। ये था हमारा विधिक सूचना के अधिकार को लेकर। उसके अलावा एक प्रश्न यहां से और आता है, वो प्रश्न ये है कि सूचना के अधिकार अधिनियम
की जो मतलब व्यवस्था है, सूचना के अधिकार अधिनियम की जो व्यवस्था वो किस प्रकार से आधिकारिक रूप में की गई है, यानी ग्राम स्तर पर कौन होता है, जिला स्तर पर सूचना का अधिकारी कौन होता है, ये रटने वाली चीज है। ये प्रश्न आपको खुद को देखना है। बाकी यहाँ से इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यानी उपभोक्ता से जो मैंने बताया, विधिक जागरूकता से मैंने बताया और सूचना के अधिकार से मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ से 2 साल में आप उठा के देखना पीछे वाले पेपर, इसके पीछे वाले पेपर में जो प्रश्न पूछे गए वो इसके अंदर सारे क्वेश्चन आए हैं, आगे भी इसमें से पूछे जाएंगे, मैं आप पक्का उम्मीद करता हूं। अब जो हमारे 2 प्रश्न और रहते हैं छोटे छोटे, एक तो नकल रोकने का कानून और एक बाल विवाह को रोकने वाला कानून। तो आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। हालांकि उतना मोस्ट नहीं है, लेकिन क्या पता पूछा जा सकता है, हमारी बुक के अंदर है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की अगर मैं बात करता हूं तो लड़के की आयु कितने वर्ष से 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष। 21 और 18 वर्ष से अगर क्या है, कम है, तो वो कौन सा विवाह कहलाएगा? बाल विवाह। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है और उनकी शादी की जाती है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। ऐसा करने पर किसको? माता पिता को। ऐसा करने पर माता पिता को कितने वर्ष की? 2 वर्ष की क्या हो सकती है? 2 वर्ष की सजा हो सकती है। उसके अलावा सजा के अलावा आपको जो है वो 1 लाख रुपए, कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए आपके माता पिता के 2 वर्ष के माता पिता को सजा हो सकती है, 1 लाख रुपए जुर्माना लग सकता है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, यानी कि 2 वर्ष की सजा भी हो सकती है और 1 लाख रुपए जुर्माना भी लग सकता है। ये अपना था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। कौन सा? 21 और 18 वर्ष से कम होने पर बाल विवाह कहलाएगा, माता पिता को 2 वर्ष की सजा हो सकती है या 1 लाख रुपए जुर्माना लग सकता है, या फिर जुर्माना भी लग सकता है और सजा भी हो सकती है। ये था अपना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। अब हम देखेंगे नकल रोकने का कानून। नकल रोकने का कानून। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा यानी राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा यानी कि कहना है अनुचित साधनों पर रोक। अनुचित साधनों पर रोक। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों पर रोक 1992 के तहत। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों पर रोक 1992 के तहत अगर कोई भी परीक्षार्थी क्या करता हुआ पाया जाता है? नकल करता हुआ पाया जाता है। सार्वजनिक परीक्षा के अंदर जैसे घड़ी का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, मोबाइल फोन का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, ब्लूटूथ का फोन का प्रयोग करता हुआ, अगर ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस विद्यार्थी को कितने वर्ष की? उस विद्यार्थी को 3 वर्ष की सजा का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। क्योंकि ये कानून इसलिए लाया गया ताकि जो नकल है, नकल पे क्या लगाई जा सके? तो नकल पे रोक लगाई जा सके। क्योंकि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों पर रोक के लिए 1992 के तहत कोई भी परीक्षार्थी अगर नकल करता हुआ पाया जाता है तो उस परीक्षार्थी को कितने वर्ष की सजा हो सकती है? उस परीक्षार्थी को 3 वर्ष की सजा हो सकती है। यह था हमारा नकल रोकने से संबंधित कानून। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहां से अपने को 4 नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारी किताब के अंदर वो मैंने सारे आपको करवाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी करें 10th के बच्चों के पास में, और इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।